बेटा कल की क्लास में जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, याद करो क्या पढ़ा रहा था मैं। तो मैं आपको क्या एक सिंपल सी चीज बताता हूं, क्या बच्चे इसको हार्ड बनाते हैं, बच्चे इसको टिपिकल बनाते हैं, नहीं बनाना। मैंने क्या बताया, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ओआरए अकाउंट, पहले तो बीओपी में दिखाना है या नहीं दिखाना है वो जरूरी नहीं है। आपको ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ओआरए अकाउंट बीओपी में दिखाना है तो आप दिखा दो, आपको ओआरए बीओपी में नहीं दिखाना है तो मत दिखाओ। अब इसमें सबसे जरूरी बात मैंने क्या बताई थी, इसमें सबसे जरूरी बात मैंने क्या बताई थी, मैंने आपको बोला था कि अगर आप ओआरए बीओपी में दिखाते हो, नहीं दिखाते तो ठीक है, बट अगर आप ओआरए बीओपी में दिखाते हो तो ओआरए बीओपी में बैलेंसिंग फिगर के तौर पर आएगा। तो मतलब मान लो अगर बीओपी में सरप्लस है, बीओपी में सरप्लस है तो ओआरए नेगेटिव में आएगा उस सरप्लस को बैलेंस आउट करने के लिए, और अगर बीओपी डेफिसिट में है तो ओआरए पॉजिटिव में आएगा। या ऐसे याद रख सकते हो कि अगर ओआरए पॉजिटिव आ रहा है मतलब बीओपी में डेफिसिट है, और अगर ओआरए नेगेटिव आ रहा है मतलब बीओपी में सरप्लस है। और मैंने एक और चीज बताई थी कि अगर आप ओआरए बीओपी में दिखाओगे, अगर आप ओआरए बीओपी में दिखाओगे तो बीओपी हमेशा क्या हो जाएगा, बैलेंस आउट हो जाएगा। अगर आपने ओआरए बीओपी में दिखाया है तो बीओपी हमेशा बैलेंस आउट हो जाएगा, बीओपी में ना कोई सरप्लस आएगा ना कोई डेफिसिट आएगा, बीओपी का जो नेट बैलेंस है वो जीरो आएगा। देखो मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, देखो बाकी सब ठीक है जो अपन ने कल पढ़ा, आई एम श्योर आपको आ भी गया। मेन क्या है पहले तो समझो, ओआरए अगर आप बीओपी में दिखाते भी हो नहीं दिखाते तो ठीक है, ओआरए बीओपी के कैपिटल अकाउंट में आता है, पहले तो ये याद रखो, ओआरए बीओपी में कहां आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा। अब आपने ओआरए या तो बीओपी में दिखाओगे या आप ओआरए बीओपी में नहीं दिखाओगे। अगर आपने ओआरए बीओपी में दिखाया है तो वो अबव द लाइन आइटम कहलाता है। क्या कहलाता है, अबव द लाइन आइटम, याद है। और अगर आपने ओआरए बीओपी में नहीं दिखाया है, आपने ओआरए बीओपी में नहीं दिखाया है तो फिर ओआरए बिलो द लाइन कहलाता है। अब याद करना, अगर आपने ओआरए यानी ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में नहीं दिखाया है तो बीओपी कभी भी बैलेंस नहीं होगा, बीओपी कभी भी बैलेंस नहीं होगा। उस सिचुएशन में या तो बीओपी में सरप्लस आएगा या बीओपी में डेफिसिट आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने ओआरए को बीओपी में दिखाया है, अगर आपने ओआरए को बीओपी में दिखाया है तो अगर आपने ओआरए को बीओपी में दिखाया है तो बीओपी विल बैलेंस आउट इटसेल्फ, बीओपी बैलेंस आउट हो जाएगा, यानी बीओपी का नेट बैलेंस जीरो आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान रखना, अगर ओआरए नेगेटिव में आ रहा है मतलब हमारे बीओपी में सरप्लस था, उस सरप्लस को बैलेंस आउट करने के लिए ओआरए को नेगेटिव दिखा दिया। और अगर ओआरए पॉजिटिव आ रहा है मतलब हमारे बीओपी में डेफिसिट था, उस डेफिसिट को बैलेंस आउट करने के लिए ओआरए को पॉजिटिव में दिखा दिया। बताओ ये याद है क्या, बताओ बेटा, कल ये मैंने पढ़ाया था, ये बात आपको याद है क्या। तो पहले तो आप ये समझो, ओआरए बीओपी में दिखाओगे तो अबव द लाइन आइटम है, ओआरए बीओपी में नहीं दिखाओगे तो बिलो द लाइन आइटम है, ओआरए बीओपी में दिखाओगे तो बीओपी बैलेंस आउट हो जाएगा, ओआरए बीओपी में नहीं दिखाओगे तो बीओपी बैलेंस आउट नहीं होगा, फिर बीओपी में या तो सरप्लस आएगा या बीओपी में डेफिसिट आएगा। कोई प्रॉब्लम है, जल्दी बोलो, कोई प्रॉब्लम है? पक्का नहीं है, आगे बढ़ सकता हूं? बिल्कुल सर आगे बढ़ सकते हो। तो अब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का डिस्कशन हमारा कल क्लास में हो चुका था। अब सर बड़ा इजी सा टॉपिक है, बीओपी में इक्विलिब्रियम है, बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम है। भाई इक्विलिब्रियम माने क्या होता है, बराबर होना। इक्विलिब्रियम माने क्या होता है, बराबर होना। डिसइक्विलिब्रियम माने क्या होता है, दो चीज का बराबर ना होना। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि दो चीज बराबर है आपस में, और डिसइक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि दो चीजें आपस में बराबर नहीं है। तो आज अगर मैं कहता हूं कि बीओपी में इक्विलिब्रियम है, बीओपी में इक्विलिब्रियम है मतलब
बीओपी में इक्विलिब्रियम है मतलब, बीओपी में इक्विलिब्रियम है मतलब क्या? बीओपी में इक्विलिब्रियम है मतलब क्या? बीओपी का जो रिसिप्ट्स है और बीओपी की जो पेमेंट्स है वो इक्वल है। बीओपी में इक्विलिब्रियम होने का मतलब है कि रिसिप्ट्स इन बीओपी अकाउंट एंड पेमेंट्स इन बीओपी अकाउंट, रिसिप्ट्स इन बीओपी अकाउंट एंड पेमेंट्स इन बीओपी अकाउंट आर इक्वल टू ईच अदर। तो बीओपी में इक्विलिब्रियम अगर है तो बीओपी में इक्विलिब्रियम होने का मतलब है कि बीओपी का जो सरप्लस है और बीओपी का जो डेफिसिट है वो आपस में बराबर है। बीओपी का क्या और क्या आपस में बराबर है? बीओपी का सरप्लस और बीओपी का डेफिसिट। या ऐसे मत बोलो सरप्लस डेफिसिट, आप रिसिप्ट पेमेंट से याद रखो। मतलब अगर $100 का इनफ्लो हुआ है तो $100 का ही आउटफ्लो हुआ है और बीओपी का नेट बैलेंस 0 है। इसी को बोलते हैं बीओपी में क्या आना? इक्विलिब्रियम आना। ठीक है, 1 मिनट आपको अलाउ करूंगा, इसको रीड करो फिर इसको आगे कंटिन्यू कर। हाँ भाई, तो बीओपी में इक्विलिब्रियम होने का क्या मतलब है? बीओपी में इक्विलिब्रियम होने का क्या मतलब है कि बीओपी का रिसिप्ट और बीओपी का पेमेंट बराबर है। समझ में आती है बात? इसका मतलब है कि बीओपी का बैलेंस 0 है। बीओपी का बैलेंस, बीओपी में इक्विलिब्रियम है मतलब बीओपी का बैलेंस 0 है बिना ओआरए दिखाए। ओआरए दिखाने के बाद तो वैसे भी 0 आना ही है, आप पहले ये समझो। ओआरए दिखाने के बाद तो बैलेंस वैसे भी 0 आना है बिना ओआरए दिखाए। क्या बोल रहा हूं? बिना ओआरए दिखाए। अगर हम बोल रहे हैं कि बीओपी के अंदर जो रिसिप्ट्स आई हैं और बीओपी के अंदर जो पेमेंट्स आए हैं, अगर बीओपी के रिसिप्ट्स और बीओपी के पेमेंट्स आपस में इक्वल हैं बिना ओआरए दिखाए, तो बिना ओआरए दिखाए अगर रिसिप्ट और पेमेंट बराबर हैं और बीओपी का नेट बैलेंस 0 है तो हम कहेंगे कि बीओपी में क्या आ चुका है? इक्विलिब्रियम आ चुका है। समझ में आया? तो देखो क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम इन बीओपी, वेयर बीओपी इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इट मींस इनवर्ट फ्लो। इनवर्ट फ्लो मतलब जो करेंसी आई रिसिप्ट, इनवर्ट फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी ऑन अकाउंट ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल। किसके इक्वल है? टू आउटवर्ड फ्लो। आउटवर्ड फ्लो यानी पेमेंट, जो करेंसी गई। तो करेंसी का इनवर्ट फ्लो यानी रिसिप्ट्स अगर एग्जैक्टली इक्वल है, अगर एग्जैक्टली इक्वल है करेंसी के आउटवर्ड फ्लो से यानी पेमेंट से, तो अगर रिसिप्ट और पेमेंट आपस में बराबर हैं तो हम कहेंगे कि बीओपी में क्या हुआ है? हम कहेंगे कि बीओपी में इक्विलिब्रियम हुआ है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? अच्छा, अगर बीओपी में इक्विलिब्रियम होगा तो इसका बैलेंस क्या होगा? इन दिस केस बीओपी बैलेंस विल बी इक्वल टू 0। अच्छा, मुझे एक बात बताओ दिमाग लगा के, अगर बीओपी में इक्विलिब्रियम आया तो हमारे फॉरेन करेंसी के जो रिजर्व्स हैं वो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बीओपी का बैलेंस 0 है, बीओपी का बैलेंस 0 है मतलब फॉरेन करेंसी की रिसिप्ट और फॉरेन करेंसी का पेमेंट आपस में इक्वल है। जब फॉरेन करेंसी का रिसिप्ट और फॉरेन करेंसी का पेमेंट ही बराबर है, मैं क्या बोल रहा हूं, जब फॉरेन करेंसी का रिसिप्ट और फॉरेन करेंसी का पेमेंट ही बराबर है, जब रिसिप्ट और पेमेंट आपस में बराबर है
मतलब जितनी करेंसी आई उतनी ही चली भी गई, तो हमारे फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या लिखा है, इफेक्ट क्या होगा, इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम देयर विल बी नो मूवमेंट यानी नो चेंज इन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स विल नीदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स विल नीदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स इंक्रीज भी नहीं होंगे और फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स डिक्रीज भी नहीं होंगे अगर बीओपी के अंदर इक्विलिब्रियम है। आया, बहुत अच्छा। अच्छा, अब अगर बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम आए तो देखो, डिसइक्विलिब्रियम में दो पॉसिबिलिटीज हैं और बहुत लॉजिकल सोचना है। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है या तो जो रिसिप्ट्स हैं, रिसिप्ट मतलब जो करेंसी का इनवर्ट फ्लो आया, मतलब जो देश में करेंसी आई वो ग्रेटर देन पेमेंट है, तो आप कहेंगे कि बीओपी में सरप्लस आया है, ये भी डिसइक्विलिब्रियम है। सर डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है कि रिसिप्ट और पेमेंट आपस में बराबर नहीं है। डिसइक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है कि रिसिप्ट्स आर नॉट इक्वल टू पेमेंट। अगर रिसिप्ट पेमेंट के बराबर नहीं है तो क्या होगा, या तो रिसिप्ट पेमेंट से ज्यादा होगी या रिसिप्ट पेमेंट से कम होगी। अगर रिसिप्ट पेमेंट से कम है तो बीओपी में डेफिसिट आ जाएगा। रिसिप्ट कम है मतलब पैसा देश में कम आया है और देश से गया ज्यादा है, तो अगर रिसिप्ट इज लेस देन पेमेंट तो बीओपी में डेफिसिट आएगा, एंड इफ रिसिप्ट इज ग्रेटर देन पेमेंट तो बीओपी में सरप्लस आएगा। बीओपी में अगर सरप्लस आया तो फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स इंक्रीज होंगे, और अगर बीओपी में डेफिसिट आया तो फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स डिक्रीज होंगे। बोलो आया कि नहीं आया? तो बहुत सिंपल फिनोमिना है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेट्स नॉट मेक इट डिफिकल्ट। व्हाट इज डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी? बोलिए, डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी मींस रिसिप्ट एंड पेमेंट, या ऐसे बोल सकते हो इनवर्ट फ्लो एंड आउटवर्ड फ्लो of foreign currency are not equal. If receipt of foreign currency is more than payment of foreign currency, it will result in BOP surplus. It will increase foreign currency reserves of a country. If receipts are less than payment, it will cause BOP deficit. It will decrease foreign currency reserves of a country. It will decrease foreign currency reserves of a country. बोलो आया? बहुत बढ़िया। तो देखो, डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी में क्या लिखा है, पढ़ना चालू करो। वेयर इनवर्ट फ्लो, इनवर्ट फ्लो कहीं पे भी वर्ड यूज हो रहा है, इनवर्ट फ्लो का मतलब होता है रिसिप्ट्स। वेयर इनवर्ट फ्लो एंड आउटवर्ड फ्लो, आउटवर्ड फ्लो का मतलब होता है पेमेंट। तो क्या लिखा है, वेयर इनवर्ट फ्लो एंड आउटवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस नॉट इक्वल, इट इज टर्म्ड एज डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट मींस करंट अकाउंट का जो बैलेंस है जो आप निकालोगे, प्लस जब आप उसमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी कर दोगे तो मिला के जीरो नहीं आएगा। करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। सही बात है ना भाई? बीओपी का बैलेंस कैसे निकालते हैं? बीओपी का बैलेंस कैसे निकालते हैं? करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। तो अगर करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मिलाकर जीरो आ गया, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मिलाकर जीरो आ गया, तो अगर करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मिलाकर जीरो आ गया मतलब बीओपी इक्विलिब्रियम में। और अगर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का मिलाकर बैलेंस जीरो नहीं आ रहा मतलब बीओपी इक्विलिब्रियम में नहीं है। पॉजिटिव बैलेंस आया तो सरप्लस है, नेगेटिव बैलेंस आया तो डेफिसिट है। इफेक्ट, दिस विल कॉज, इससे मूवमेंट आ जाएगा ओआरए में। ओआरए क्या होते हैं? फॉरेन करेंसी रिजर्व्स
जिस अकाउंट में डिपॉजिटेड है उसे ओआरए बोलते हैं। तो बिल्कुल ओआरए में तो चेंज आएगा ही, विच विल ईदर इंक्रीज और डिक्रीज। बीओपी में सरप्लस है तो ऑब्वियस सी बात है फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स इंक्रीज होंगे, और बीओपी में डेफिसिट है तो ऑब्वियस सी बात है इट विल डिक्रीज फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन कीजिए बीओपी का इक्विलिब्रियम और बीओपी का डिसइक्विलिब्रियम, तो ये सारी बातें आपको वहां पर एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। रटने में मत जाइए, कीप इट सिंपल। फिर बोल रहा हूं रटने में मत जाइए, कीप इट सिंपल। अगर रिसिप्ट और पेमेंट बराबर है और बीओपी का बैलेंस जीरो है तो बीओपी इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम के केस में फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स इंक्रीज भी नहीं होते हैं और डिक्रीज भी नहीं होते हैं। और अगर रिसिप्ट और पेमेंट बराबर नहीं है, रिसिप्ट पेमेंट से ज्यादा है तो सरप्लस आएगा और फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स इंक्रीज होंगे। अगर रिसिप्ट पेमेंट से कम है तो डेफिसिट आएगा और जो हमारे फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स है वो डिक्रीज होंगे। इसी को बोलते हैं बीओपी इन डिसइक्विलिब्रियम। डन है क्या? खत्म। इसी को देखो मैंने एक चार्ट फॉर्म में समझा रखा है, समझ में आ रहा है क्या चार्ट? बीओपी इक्विलिब्रियम में कब है? जब रिसिप्ट और पेमेंट इक्वल है। बीओपी इक्विलिब्रियम में इसका मतलब है करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो मिलाकर जीरो है। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा हमारे ओआरए में, हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स में। बीओपी डेफिसिट में मतलब रिसिप्ट और पेमेंट इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो मिलाकर जीरो नहीं है। बीओपी में अगर सरप्लस आ रहा है तो सरप्लस का मतलब है कि रिसिप्ट पेमेंट से ज्यादा है, इसमें हमारे फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं। बीओपी में डेफिसिट आ रहा है मतलब रिसिप्ट पेमेंट से कम है, तो इसमें हमारा ओआरए या ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ गया नहीं आ गया? आप तो ये बताओ, बोलिए यस और नो। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है क्या? फटाफट से बोल दीजिए। चलिए चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है। चैप्टर का लास्ट या सेकंड लास्ट टॉपिक मान लो। चैप्टर में टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। पहले एक चीज समझो, डिफरेंसेस तो कर लेंगे, खैर करना ही है, क्लास ही हमने इसलिए रखी है। टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस आइटम एंड अकोमोडेटिंग आइटम। पहले ये समझ लो, जितने भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है और जितने भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है सारे ऑटोनॉमस आइटम है। ऑटोनॉमस का मतलब समझते हो? ऑटोनॉमस का क्या मतलब होता है? एक नॉर्मल डिक्शनरी वर्ड है। ऑटोनॉमस वर्ड का क्या मतलब होता है? ऑटोनॉमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। ऑटोनॉमस आइटम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑटोनॉमस आइटम में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, विजिबल ट्रेड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनविजिबल ट्रेड। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? बोरोइंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एनआरआई डिपॉजिट, बैंकिंग कैपिटल और शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, यही होते हैं। ये सारे के सारे आइटम चाहे करंट अकाउंट के हो चाहे कैपिटल अकाउंट के, ये ऑटोनॉमस आइटम्स है। सर देखो, ऑटोनॉमस आइटम्स, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं। ऑटोनॉमस आइटम्स कौन करते हैं? फर्म्स, प्रोड्यूसर्स, हाउस होल्ड्स, जिसका इंटेंशन नॉर्मली प्रॉफिट कमाना है। आज हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रोड्यूसर है, गुड्स बनाएगा, एक्सपोर्ट करेगा प्रॉफिट कमाने के लिए। इंपोर्ट करते हैं, क्यों करते हैं? इंपोर्ट करेंगे गुड्स और इंडिया में बेचेंगे उन्हें। तो इंपोर्टेड गुड्स अगर इंडिया में मैंने इंपोर्ट करके बेचे तो उस पर भी अगेन मैं क्या कमाऊंगा? प्रॉफिट कमाऊंगा। मैं सर्विसेज एक्सपोर्ट करूंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा। सर्विसेज इंपोर्ट करूंगा तो भी है। तो भैया आज ऑटोनॉमस जो आइटम्स हैं वो क्यों करे जाते हैं? वो एक हाउस होल्ड कर रहा होता है, वो प्रोड्यूसर्स कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। बेसिकली आपके जो ऑटोनॉमस आइटम्स हैं इन्हीं से तो बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम आता है। सोचो, एक्सपोर्ट ज्यादा हो गए, इंपोर्ट कम हो गए। अब एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे तो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो ज्यादा होगा, इनफ्लो ज्यादा होगा तो बीओपी में सरप्लस आएगा। मान लो एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। इंपोर्ट ज्यादा है तो फॉरेन करेंसी का पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, तो बीओपी में
डेफिसिट आएगा। तो एक्चुअल में ये जो ऑटोनॉमस आइटम्स आप करते हो, चाहे करंट अकाउंट के चाहे कैपिटल अकाउंट के, इसी वजह से बीओपी में क्या आता है बेटा, डेफिसिट आता है, समझो आप। तो जो ऑटोनॉमस आइटम्स हैं, नॉर्मल इकोनॉमी में होने वाले ट्रांजैक्शन हैं, इनमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है। गवर्नमेंट नहीं बोल रही कि आप एक्सपोर्ट करो, गवर्नमेंट नहीं बोल रही कि आप इंपोर्ट करो। इन ट्रांजैक्शंस में गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है। फर्म नॉर्मल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही है, हाउस होल्ड नॉर्मल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, ये ऑटोनॉमस आइटम। और याद रखो, सारे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन भी और सारे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन भी ऑटोनॉमस आइटम्स ही होते हैं। बोलो आया, आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही? और ऑटोनॉमस आइटम्स की वजह से ही बीओपी में इम्बैलेंस आता है, बीओपी में डिस इक्विलिब्रियम आता है। अब मान लो बीओपी में डिस इक्विलिब्रियम आ गया, तब गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता। अब गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन करेगी मैं बताता हूं। अब मान लीजिए बीओपी में रिसिप्ट्स कम है और पेमेंट ज्यादा है, यानी बीओपी में डेफिसिट आ गया। बीओपी में डेफिसिट आ गया, रिसिप्ट कम है और पेमेंट ज्यादा है। अब रिसिप्ट कम है, पेमेंट ज्यादा है, तो डेफिसिट आ गया। डेफिसिट आने से हमारी कंट्री के फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स बहुत ज्यादा कम हो गए। तो उस सिचुएशन में कंट्री की जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो बिगड़ सकती है। अगर फॉरेन करेंसी रिजर्व बहुत ज्यादा फॉल हो जाएंगे तो इट विल अफेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंट्री। तब हमारी गवर्नमेंट गई वर्ल्ड बैंक के पास, हमारी गवर्नमेंट गई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास। ये सारी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और गवर्नमेंट ने इनसे क्या लिया, लोन। तो जब बीओपी में इंबैलेंस आया, जब बीओपी में डेफिसिट आया, तो उस डेफिसिट का करेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट गई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक के पास और उनसे क्या ले लिए, लोन्स। तो ये होते हैं बेटा अकोमोडेटिंग आइटम। अकोमोडेटिंग आइटम्स, अकोमोडेटिंग आइटम्स प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं किए जाते। अकोमोडेटिंग आइटम्स गवर्नमेंट करती है, यहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है और गवर्नमेंट अकोमोडेटिंग आइटम्स करती है बीओपी में जो इम्बैलेंस है, बीओपी में जो डिसइक्विलिब्रियम है, उसे ठीक करने के लिए। तो सोचो, ऑटोनॉमस आइटम प्रॉफिट कमाने के लिए किए जा रहे हैं, अकोमोडेटिंग आइटम प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं किए जा रहे। ऑटोनॉमस आइटम में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, अकोमोडेटिंग आइटम में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है। ऑटोनॉमस आइटम वो आइटम है जिनकी वजह से बीओपी में इंबैलेंस क्रिएट हो रहा है और अकोमोडेटिंग आइटम्स उस इंबैलेंस को सही करने के लिए कैरी आउट किए जा रहे। जैसे अब बीओपी में सरप्लस आया तो फिर वहां पे क्या होगा, मान लो बीओपी में सरप्लस आ गया तो हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा क्या क्रिएट हो गए, फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स। तो जो सरप्लस अमाउंट होता है गवर्नमेंट जाके कई बार दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर देती है। तो सरप्लस आया तो हमने उसे बाहर जाके इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट किया। डेफिसिट आया तो गवर्नमेंट ने जाके वर्ल्ड बैंक से लोन लिया। ये बेटा होते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स। और अकोमोडेटिंग आइटम बीओपी में नहीं दिखाए जाते। बीओपी में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आते हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आते हैं। जो कौन कर रहा है, फर्म्स, प्रोड्यूसर्स, इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स, कंज्यूमर्स। तो ऑटोनॉमस आइटम होते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। मैं बार बार बोल रहा हूं, समझना है आपको, रटना नहीं है इसको। आपको ये समझना है, रटना थोड़ी ना है। रटने को तो फिर कुछ भी रट लो, रटने को तो बहुत कुछ है दुनिया में। चलो मैं यहां से तो आपको पढ़ा ही दूंगा, बुक से तो मैंने, बुक में तो मैंने लिखा हुआ ही है, नोट्स में तो मैंने लिखा हुआ ही है। फिर भी अगर मुझे खुद से डिफरेंस करना हो, एक बार मेरे को अपने लिए डिफरेंस करना हो कि अकोमोडेटिंग आइटम्स और ऑटोनॉमस आइटम्स में डिफरेंस क्या है, अगर मुझे खुद से डिफरेंस करना हो कि ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स में डिफरेंसेस क्या हैं, तो पहला डिफरेंस तो यही करो कि ये ट्रांजैक्शंस का इंटेंशन
प्रॉफिट अर्न करना होता है। यहां पे प्रॉफिट अर्न करने का इंटेंशन नहीं होता है। दूसरा डिफरेंस ये करो कि ऑटोनॉमस आइटम्स इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, इन्हीं की वजह से तो इम्बैलेंस आ रहा है। और ऑटोनॉमस में दोनों आएंगे, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन भी आएंगे और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन भी आएंगे। देखो, ऑटोनॉमस आइटम कौन कर रहा है? फर्म कर रही है, प्रोड्यूसर कर रही है, हाउस होल्ड कंज्यूमर। करने को ऑटोनॉमस आइटम गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट जब ऑटोनॉमस आइटम करती है तो एज अ प्रोड्यूसर, उस समय गवर्नमेंट खुद एक प्रोड्यूसर होती है। जैसे आज गवर्नमेंट की भी तो कंपनीज हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, ओएनजीसी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये लोग भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, पर ये लोग खुद अपने आप में तब प्रोड्यूसर होते हैं। वहां पे गवर्नमेंट जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है तो एज अ गवर्नमेंट नहीं कर रही, वो एज अ प्रोड्यूसर ही कर रही है। तो ऑटोनॉमस आइटम्स बेटा सारे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को बोलते हैं, और इन्हीं वजह से इकोनॉमी में क्या क्रिएट होता है? सरप्लस या डेफिसिट, इम्बैलेंस क्रिएट होता है। और जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए, जो बीओपी में इम्बैलेंस आता है उसे ठीक करने के लिए बेटा किए जाते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस बीओपी में दिखाए जाते हैं, शोन इन बीओपी। क्योंकि ये बीओपी में दिखाए जा रहे हैं तो ये कहलाते हैं अबव द लाइन आइटम्स। क्या कहलाते हैं? अबव द लाइन आइटम्स। ये बीओपी में कभी नहीं दिखाए जाते, नॉट शोन इन बीओपी। क्योंकि ये बीओपी में नहीं दिखाए जाते तो ये कहलाते हैं बिलो द लाइन आइटम। ठीक है। और लास्ट अगर आपको चाहिए तो एक बात और याद रख सकते हो, या दो बात और याद रख सकते हो। ऑटोनॉमस आइटम्स में जैसे गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट आता है तो दे कैन बी सीन, ऑटोनॉमस आइटम्स कैन बी सीन क्रॉसिंग द बाउंड्री। ये हमारे देश की जो बॉर्डर है, जो बाउंड्री है, उसको क्रॉस करते हुए नजर आते हैं। सर, अकोमोडेटिंग आइटम में गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का तो सवाल ही नहीं उठता। देखो भैया, अकोमोडेटिंग आइटम्स में मेनली क्या होता है? डेफिसिट आया तो वर्ल्ड बैंक से जाके लोन ले लिया, सरप्लस आया तो जाके इन्वेस्ट कर दिया, इतना सा होता है। तो यहां पे कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो हो ही नहीं रहा, तो ये यहां पे ये सब नहीं लिख सकते। आपने यहां सीधा लिखेंगे कैन नॉट बी सीन क्रॉसिंग द बॉर्डर। और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको एक डिफरेंस और करना है, हालांकि मैं प्रेफर नहीं करता, फिर भी कर लो। ऑटोनॉमस आइटम्स इकोनॉमी में इंडिपेंडेंटली होने वाले ट्रांजैक्शंस हैं, इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट या इंटरवेंशन नहीं होता। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये बेटा आपके हो गए ऑटोनॉमस आइटम्स और अकोमोडेटिंग आइटम्स। ये आपके बेटा क्या हो गए? ऑटोनॉमस आइटम्स और अकोमोडेटिंग आइटम्स। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। ठीक है। तो आज अगर हम इन डिफरेंसेस को अगर पढ़ने जाते हैं तो ऑटोनॉमस आइटम्स में क्या लिखा है? इट रेफर्स टू दोज बीओपी ट्रांजैक्शंस विच आर अंडरटेकन विथ प्रॉफिट कंसिडरेशन। अकोमोडेटिंग में क्या लिखा है? दीज आइटम्स आर विच आर, these are items which are free from profit consideration. Like example हो गया borrowings by RBI from World Bank. वर्ल्ड बैंक से बोरोइंग करने की जरूरत वहां पड़ती है जहां पे बीओपी में बहुत ज्यादा हाई डेफिसिट्स आते हैं। समझ में आ रही है बात? These items cause imbalance in BOP, और ये imbalance को ठीक करने के लिए होता है। These items are meant to करेक्ट बीओपी इंबैलेंस, ये रिस्टोर करते हैं बीओपी का बैलेंस। दीज में इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर। दीज आइटम्स डू नॉट कॉज मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर। दीज आर क्लासिफाइड अबव द लाइन आइटम्स। अबव द लाइन है क्योंकि ये बीओपी में दिखाए जाते हैं। दीज आर क्लासिफाइड बिलो द लाइन आइटम्स ऑफ बीओपी, क्योंकि ये बीओपी में दिखाए नहीं जाते हैं। और एक बात लिख लेना प्लीज,
यहां पर ऑल करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, ऑल करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर ऑटोनॉमस आइटम्स। चाहे करंट अकाउंट का कोई भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे कैपिटल अकाउंट का कोई भी ट्रांजैक्शन हो, यह हमेशा क्या माने जाते हैं बेटा? ऑटोनॉमस आइटम। करंट अकाउंट के सारे आइटम ऑटोनॉमस हैं, कैपिटल अकाउंट के भी सारे ट्रांजैक्शन ऑटोनॉमस हैं, सबको ऑटोनॉमस माना जाता है। सर अकोमोडेटिंग आइटम सरकार कर रही है और अकोमोडेटिंग आइटम बीओपी में दिखाए ही नहीं जा रहे। प्लीज ये जो मैंने टेबल बनाई इसको देख लो, बस इसी से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या ऑटोनॉमस आइटम्स होते हैं और क्या अकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं। और प्लीज ये वाली लाइन आप मेंशन कर लो अपने नोट्स में, ऑल करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर ऑटोनॉमस आइटम्स। चाहे करंट अकाउंट में दो चीजें, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड। कैपिटल अकाउंट में 5 चीजें। क्या 5 चीजें थी याद करो कैपिटल अकाउंट में? बोरोइंग्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एनआरआई डिपॉजिट, बैंकिंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। ये सारे के सारे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है जो हमेशा ऑटोनॉमस आइटम ही माने गए हैं। अकोमोडेटिंग आइटम्स वो होते हैं जो सरकार करती है, लाइक टेकिंग अ लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक इन सिचुएशन ऑफ बीओपी डेफिसिट। ठीक है, अच्छा अब हमारा इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक आता है, बीओपी अकाउंट क्यों बना रहे हैं? नहीं बनाते हम तो बीओपी अकाउंट। सिग्निफिकेंस क्या है बीओपी की? चलो बीओपी बन रहा है, अच्छी बात है, बनना भी चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए, बनना भी चाहिए। पर बीओपी की इंपॉर्टेंस क्या है, बीओपी की सिग्निफिकेंस क्या है, आखिरकार बीओपी अकाउंट बनाया क्यों जाता है? ठीक है, हाँ बेटा आप कुछ पूछ रहे थे, पूछो फटाफट। अच्छा बाकी लोगों को अकोमोडेटिंग आइटम और ऑटोनॉमस आइटम का कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखो एकदम इजी गोइंग वे में समझो। नॉर्मल बिजनेस के ट्रांजेक्शन है, एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, ये सब ऑटोनॉमस है। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन सरकार कर रही है क्योंकि हमारे बीओपी में इम्बैलेंस आ गया, डेफिसिट आ गया, सरप्लस आ गया, उसको ठीक करने के लिए अकोमोडेटिंग आइटम कौन कर रही है? देश की सरकार कर रही है। समझ में आ रही है बात? सिंपल, अकोमोडेटिंग आइटम देश की सरकार करती है, माता बच्ची नहीं लगानी फालतू की। आ रहा है? हाँ क्या हुआ भाई, आप बता रहे हो क्या? आप बता रहे हो, चुप नहीं रह सकते फिर। हाँ बताया था ना, आप सुनते कहां, आप तो पहले हाथ उठाने लग जाते हो। बताओ क्या थी? बीओपी में सरप्लस आएगा तो क्या करते हैं? बताओ बेटा, बीओपी में सरप्लस आएगा तो क्या करते हैं? बोलो। इन्वेस्ट करते हैं। बीओपी में सरप्लस आएगा तो हमारे पास करेंसी के रिजर्व ज्यादा हो जाएंगे, तो उसको गवर्नमेंट जाके बाहर इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करेगी। और डेफिसिट आएगा तो पैसा बोरो करेंगे, और क्या है, उसूल है दुनिया का। सरप्लस आएगा इन्वेस्ट कर दो, कम पड़ रहा है उधार मांग लो। और बताओ। सरप्लस होना ऑन एनी गिवन डे। डेफिसिट कहां अच्छा होता है? जेब में पैसे जितने ज्यादा उतने बढ़िया। डेफिसिट तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। वो तो अब हमारी कंट्री की पोजीशन ही है कि भाई अब हमारे इंपोर्ट्स तो बहुत ज्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स इतने हैं नहीं, तो हमारी कंट्री में नॉर्मली डेफिसिट ही आता है। इट्स नॉट गुड फॉर कंट्री, इट्स नेवर गुड फॉर कंट्री। वो तो नॉर्मल जो बिजनेसमैन बाहर जाके करा है, जैसे मैं कंज्यूमर हूं, मैंने बाहर जाके लोन ले लिया, एक मुकेश अंबानी ने बाहर जाके लोन ले लिया, रिलायंस ने बाहर जाके लोन ले लिया, टाटा ने बाहर जाके लोन ले लिया, बाहर वाले लोगों ने इंडिया में आके लोन ले लिया, वो वाली बोरिंग है। ये बोरिंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम आरबीआई थोड़ी है, सॉरी बाय आरबीआई फ्रॉम वर्ल्ड बैंक थोड़ी है। हाँ श्रीलंका ने हमसे लोन लिया से मतलब थोड़ी कि देश की सरकार से ही लेना है, और देश की सरकार से भी ले लो तो भी वहीं आएगा, क्योंकि वो तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। वो ट्रांजैक्शन तो ये है कि भाई श्रीलंका वाले लोन मांगने हमने दे दिया, तो वो हमने इसलिए थोड़ी किया कि हम अपने बीओपी में कोई करेक्शन करना चाहते थे। तुमने मांगा लोन, हमने दे दिया, हमें तो ब्याज मिलेगा। नहीं, कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, अकोमोडेटिंग में। हमारी देश की सरकार पैसा लेने बाहर तब जाएगी जब हमारे पास पैसा कम पड़ रहा है। तो हमारे पास जब पैसा कम पड़ रहा है तो वो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन है कि हमारे बीओपी में डेफिसिट है, हमें पैसा कम पड़ रहा है, इसलिए हमें बाहर लेने जाना पड़ रहा है। हाँ वो तो बैलेंसिंग फिगर है, एक्चुअल में थोड़ी कोई ठीक होता है।
बैलेंस फिगर दिखाने से अकाउंट बैलेंस हो रहा है, जेब में थोड़ी पैसे आ गए। कैसी यार ये फर्जी बातें करती है। हाँ, क्यों होंगे बीओपी में इंक्लूड? बीओपी तो देश की सरकार जो ट्रांजैक्शन करी वो थोड़ी होता है। क्यों होंगे आप बताओ? अच्छा क्यों होंगे? ये तो वही वाली बात हो गई। इसका नाम क्या नाम है आपका? नेयल। घर वालों ने नेयल ही क्यों रखा बताओ? अरे कैसी बातें करती है यार, फर्जी बात। नहीं नहीं, कोई लेकिन वेकिन नहीं है, मैं बता रहा हूं सुनो। बीओपी जो अकाउंट है वो थीम क्या है उसकी, कि देश में जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन हुए उसकी वजह से जो करेंसी का इनफ्लो आउटफ्लो हुआ। अब बताओ अगर मैंने अकोमोडेटिंग आइटम भी बीओपी में दिखा दिए एक बार के लिए, तो फिर तो बीओपी का बैलेंस हमेशा जीरो ही आना है। फिर तो ओआरए भी मत दिखाओ, बैलेंस जीरो ही आना है, क्योंकि जितना डेफिसिट आएगा उतना पैसा हम वर्ल्ड बैंक से बोरो कर रहे हैं, तो बराबर ही हो गया। फिर तो एक्चुअल में तो कभी ये पता ही नहीं चलेगा कि कंट्री में सरप्लस आ रहा है या कंट्री में डेफिसिट आ रहा है। तो रियल पोजीशन कैसे पता चलेगी भाई? अकोमोडेटिंग आइटम क्या होते हैं? जो डेफिसिट या सरप्लस को करेक्ट करने के लिए किए जा रहे हैं। तो अगर आपने अकोमोडेटिंग आइटम भी बीओपी में दिखा दिए तो एक्चुअल पोजीशन तो कभी पता ही नहीं चलेगी। समझ गए? चलो चले आगे, आओ। अच्छा, अब एक लास्ट टॉपिक बड़ा इजी सा है। अब देखो कितना इजी है, मतलब ये प्लेन रीडिंग भी करोगे तो समझ में आएगा। बीओपी की सिग्निफिकेंस क्या है, देखो कितना लॉजिकल है। इससे कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस यानी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। कैसे बताओ? अगर बीओपी में सरप्लस आ रहा है, बिल्कुल कोई बोरोइंग नहीं हो रही, मतलब कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। और बीओपी में डेफिसिट आ रहा है, बहुत ज्यादा पैसा वर्ल्ड बैंक से बोरो वगैरह किया जा रहा है, मतलब कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन खराब है। ट्रेड सरप्लस है, मतलब कंट्री का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है। और ट्रेड डेफिसिट है, मतलब कंट्री का फाइनेंशियल पोजीशन खराब है। तो एक तो बीओपी से क्या पता चलता है? फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ इकोनॉमी। तो बोलते हुए चलना बीओपी शोज, बोलते हुए चलना बीओपी शोज। मेरे को नहीं कोई बोलता हुआ नजर आया, मैं बाहर भेज दूंगा, ध्यान रखना। समझ रहे हो ना आप? बीओपी शोज फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ इकोनॉमी इन रिलेशन टू आरओडब्ल्यू। बोरोइंग्स फ्रॉम, अगर बोरोइंग करनी पड़ रही है तो उससे क्या पता चलेगा? बोरोइंग्स फ्रॉम आरओडब्ल्यू शोज बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी। ऑब्वियस है ना, जो कंट्री जितना पैसा आरओडब्ल्यू से बोरो कर रही है, मतलब वो कंट्री उतनी गरीब है, उतनी बैकवर्ड है। आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोन बोरो करने वाली कंट्रीज में से एक है पाकिस्तान। शायद उनको अगर लोन मिलने बंद हो जाए तो उनका प्राइम मिनिस्टर भी भूखा मरे, ये हालत है उनके देश की। तो पता चल रही है ना उनकी क्या हालत है। उनके भाई भगवान ने हमें 4 लिम्स दिए, 2 हाथ 2 पांव। उनके दोनों पांव में भी और दोनों हाथ में भी कटोरा है। एक कटोरा यूएस के पास लेके खड़े हैं, दे दो। एक चाइना के पास लेके खड़े हैं, दे दो। ठीक है, एक कटोरा वर्ल्ड बैंक के पास लेके खड़े हैं, दे दो। एक कटोरा आईएमएफ के पास लेके खड़े हैं, दे दो। ये हालत है पाकिस्तान की। अच्छा, दूसरा, अब सोचो कितना इजी और कितना बेसिक पॉइंट है। याद है अपन नेशनल इनकम निकालते थे? कैसे निकलती थी नेशनल इनकम? डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का कैलकुलेशन होता है फ्रॉम बीओपी। तो अगर हम बीओपी नहीं बनाएंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पता नहीं चलेगा, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पता नहीं चलेगा तो नेशनल इनकम कैसे पता चलेगा? बच्चे बोलते हो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बीओपी से कैसे पता चलेगा? अरे बीओपी से तो चलेगा। याद करो करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के 2 बच्चे थे, कौन? विजिबल और इनविजिबल। फिर इनविजिबल के 3 बच्चे थे। पहला बच्चा क्या था? पहला बच्चा क्या था? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज। वही तो है एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर हमने बाहर एलएलसीई दिया तो फैक्टर इनकम आएगी, और हमने बाहर से लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर लिया तो फैक्टर इनकम जाएगी। तो फैक्टर इनकम अर्न्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड का ही तो डिफरेंस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। तो एनएफआईए का अमाउंट कहां से आता है? बीओपी से आता है। और जब तक हम एनएफआईए का अमाउंट नहीं निकालेंगे, क्या नहीं निकल सकती? नेशनल इनकम। तो देखो अगला एडवांटेज क्या है। अब सोचो कितने सारे होशियार टीचर्स होते हैं, बच्चों को नेशनल इनकम पढ़ाने से पहले बीओपी पढ़ा दिया।
अब बताओ, जिस बच्चे ने नेशनल इनकम नहीं पढ़ा वो ये एडवांटेज कैसे समझ रहा है? मुझे कोई आइडिया नहीं है। आई हैव नो आइडिया व्हाटसोएवर। ठीक है, खैर जो भी है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है बताओ? बीओपी डेटा हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग NFIA, which is an important component of national income। अच्छा, अब ये तो तुम मानते हो, बीओपी से ही पता चलेगा कितना एक्सपोर्ट हुआ कितना इंपोर्ट हुआ। अच्छा, अब नेट एक्सपोर्ट याद है कैसे निकलते थे? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब सोचो, नेट एक्सपोर्ट दो जगह काम आते हैं, एक तो नेशनल इनकम निकालने में। मुझे बताओ, एक्सपेंडिचर मेथड से जब नेशनल इनकम निकालते थे तो फॉर्मूला क्या होता था? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस, और आगे जाके जब हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे तो मैं आपको एग्रीगेट डिमांड निकालना सिखाऊंगा। एग्रीगेट डिमांड में भी, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला भी जो होता है उसमें भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज नेट एक्सपोर्ट्स। तो आज अगर आप नेट एक्सपोर्ट्स नहीं निकालोगे तो कंट्री की एग्रीगेट डिमांड भी नहीं कैलकुलेट हो सकती और कंट्री की नेशनल इनकम भी नहीं कैलकुलेट हो सकती। तो ये भी इंपॉर्टेंस है बीओपी की, कि बीओपी से क्या कैलकुलेट होता है? नेट एक्सपोर्ट। डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। दिस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम बीओपी। ये भी बहुत बढ़िया है। कोई कंट्री का मार्केट पोटेंशियल कैसा, मतलब किसी कंट्री के मार्केट में कितना है दम, यह भी बीओपी से पता चलता है। कैसे? जिस कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रही है उस कंट्री का मार्केट पोटेंशियल बेटर। भाई विदेश के लोग कहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे? जिस कंट्री का मार्केट ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ, मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं ज्यादा नहीं पूछ रहा। आप कहां पे इन्वेस्ट करना चाहोगे? आप जहां पे रिटर्न ज्यादा होएगा। तो जिन कंट्रीज को ज्यादा, मतलब जिन कंट्रीज में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रही है, मतलब उन कंट्रीज का मार्केट पोटेंशियल सबसे अच्छा है। अब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी कंट्री में आती है? यूएसए, चाइना एंड सिंगापुर। अब तीनों एक से एक देश हैं। सिंगापुर तो खैर क्या ही बोलूं मैं, मजाक ही है, छोटा सा है। सिंगापुर फिर भी एक बार छोड़ दो, चलो इतना बड़ा देश नहीं है। बट चाइना एंड यूएस तो यार बड़े बड़े देश हैं, फिर भी उनमें अरबों रुपए का एफडीआई आ रहा है। और ऑब्वियसली उसके बाद ज्यादा एफडीआई कौन से देश में आ रहा है? हांगकांग, इंडिया, जर्मनी, जापान। सो दीज आर द कंट्रीज विद हाईएस्ट एफडीआई इन द वर्ल्ड। तो अगर आप टॉप 10 जीडीपीज देखोगे तो भी यही कंट्रीज नजर आएंगी उसमें आपको। तो जिस कंट्री में एफडीआई ज्यादा आ रहा है मतलब उसका मार्केट पोटेंशियल भी उतना ज्यादा है। तो बीओपी को देख के पता चलता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी है। कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो देखो क्या बोला, बीओपी अकाउंट रिफ्लेक्ट्स मार्केट पोटेंशियल ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विच इज शोन बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आपके देश में जितनी ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है मतलब आपके देश के मार्केट का पोटेंशियल उतना ज्यादा है। तो आपसे कोई पूछे यार बीओपी के एडवांटेजेस क्या हैं, तो बोले एक तो बीओपी से कंट्री का फाइनेंशियल स्टेटस पता चलता है, एक बीओपी से एनएफआईए कैलकुलेट होता है जो नेशनल इनकम का कंपोनेंट है, एक बीओपी से नेट एक्सपोर्ट्स कैलकुलेट होते हैं जो एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है, और एक बीओपी से किसी भी कंट्री के मार्केट का पोटेंशियल पता चलता है। बोलो आया क्या? यहां तक ले रहे, ये तो कुछ और है, छोड़ दो, ये नीचे वाला पार्ट अपना नहीं है। बताइए समझ में आया नहीं आया? यहां पर आकर बेटा एक छोटू सा चैप्टर था बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारा खत्म हुआ। अगर आपको कभी भी लगे ये चैप्टर हार्ड है तो बस मेरी क्लास उठाना और देख लेना, हार्ड नहीं लगेगा, ये चैप्टर हार्ड नहीं है। बच्चे दो चैप्टर का बड़ा हुआ मचाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी, बोले हार्ड है हार्ड है हार्ड है। नहीं हार्ड है यार, नहीं हार्ड है, लॉजिक से सीखोगे तो हार्ड नहीं है। ये चैप्टर रट्टा नहीं मार सकते आप, सीधे एक बार आपको समझने पड़ेंगे, बस समझ में आई बात?
समझ में आई बात? बस तो कंक्लूड करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, और आई होप सबको समझ में आया होगा। देखो बीओपी में मोटा मोटा बीओपी का डेफिनेशन है करंट अकाउंट और करंट अकाउंट के कंपोनेंट, कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट, और ओआरए और इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम। ये मोटा मोटा बीओपी है। कहां हार्ड है बीओपी?